हेलो एवरीवन, वेलकम टू द SWPM प्लेटफॉर्म। आज हमारी ब्रेन चार्जिंग सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कल कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग IgA। हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इज डायमेरिक इन नेचर। क्या डायमेरिक इन नेचर होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। क्या आप मुझे किसी एक ऐसी एंटीबॉडी का नाम बता सकते हैं जो कि पेंटामेरिक इन ब्लड होती है? जो कि पेंटामेरिक इन ब्लड होती है, कौन सी होती है वो? IgM। वेरी गुड, ठीक है। और डायमेरिक इन नेचर हमारी कौन सी हो जाएगी? IgA। यानी ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। और इसके पास इसका मतलब कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी? 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी। और मोनोमेरिक के पास कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है? 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। कैसे? इसका स्ट्रक्चर मैं आपको एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है मोनोमेरिक एंटीबॉडी का। यहाँ पर एंटीजन आपका बाइंड कर सकता है, कहाँ पर आकर? यहाँ पर एक एंटीजन इधर बाइंड कर सकता है और एक एंटीजन इधर बाइंड कर सकता है। और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कौन से वाला इंटरेक्शन होते हैं? नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। यानी यहाँ पर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो डाइमेरिक में कितनी होंगी? डाइमेरिक में 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी हमारी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड पैथोजन लाइक सैल्मोनेला। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है इट इज प्रेजेंट इन म्यूकस सिक्रेशन, टीयर, सलाइवा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इंटेस्टिनल सिक्रेशन एटसेट्रा। ये भी बिल्कुल सही बात है ना? क्योंकि और जो हमारा IgA है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडोमिनेंटली सिक्रेटरी बॉडी, है ना? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडोमिनेंट सिक्रेटरी बॉडी, है ना? तो यानी कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? म्यूकस सिक्रेशन में, टीयर्स में, सलाइवा में, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में, इंटेस्टिनल सिक्रेशन में एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है इट पार्टिसिपेट्स इन एलर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एलर्जी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट, मतलब कौन सी एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करेगी? हमारी IgE। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो IgE के बारे में कह रहा है। यानी कि बाकी ही 3 तो ठीक है, ये वाली गलत है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा, तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जिनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे? अर्थवॉर्म होता तो है, टेपवॉर्म भी होता है। हाउस फ्लाई में तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद बोल रहा है अर्थवॉर्म, सी हॉर्स, हाउस फ्लाई नहीं, अर्थवॉर्म, लीच, स्पॉन्ज, राउंडवॉर्म नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच, स्पॉन्ज। हाँ जी, इसका आंसर क्या है हमारा? फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हीमोग्लोबिन शोज डैश कर्व फॉर ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड मायोग्लोबिन शोज डैश कर्व फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग। आपको इसका ग्राफ याद है किसी को? हीमोग्लोबिन के लिए और मायोग्लोबिन के लिए कौन से वाला ग्राफ होता है? तभी तो हम लोग कर्व बता पाएंगे। देखो, मैं यहाँ पर बनाती हूँ हीमोग्लोबिन के लिए और यहाँ पर मैं बनाऊंगी मायोग्लोबिन के लिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो होता है ये कुछ इस टाइप से होता है, सिग्मोइडल। ठीक है, ये हमारा कैसा है? सिग्मोइडल ग्राफ, है ना? सिग्मोइडल होता है ना हीमोग्लोबिन के लिए, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मायोग्लोबिन के लिए, तो मायोग्लोबिन वाला कुछ इस टाइप से होता है। इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? मायोग्लोबिन के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो अब इसके अंदर पूछा, और आपको पता है ना मायोग्लोबिन जो होता है मेनली ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है ना? मायोग्लोबिन आपका मेनली ऑक्सीजन को
स्टोर करके रखता है। बट जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को घुमाता रहता है ना, पकड़ के रखता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, हीमोग्लोबिन शोज दैट कर्व फॉर ऑक्सीजन सैचुरेशन, कौन से वाला आएगा इधर, यहाँ पर तो मेरा सिग्मोइडल आएगा और मायोग्लोबिन वाले में मेरा क्या आएगा, हाइपरबोलिक आएगा। एस और एच किधर है मेरा, तो इसका आंसर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। और एक चीज और, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कोऑपरेटिविटी शो करता है ना, याद है किसी को कुछ कोऑपरेटिविटी के बारे में, क्या होता है कोऑपरेटिविटी, तभी तो ये सिग्मोइडल कर्व दे रहा है। कैसे शो करता है ये कोऑपरेटिविटी, क्या होता है, जैसे कि एक हीमोग्लोबिन के साथ हमारे कितने ऑक्सीजन आके बाइंड कर सकते हैं, 4। जैसे पहले वाला ऑक्सीजन आया, ठीक है जी, जो ये पहले वाला ऑक्सीजन है ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ा देगा कि दूसरे वाला और अच्छे से आके बाइंड कर सके। ये दूसरे वाला आएगा, ये तीसरे वाले के लिए बढ़ा देगा कि तीसरे वाला ऑक्सीजन और अच्छे से आके बाइंड कर सके। और इसके बाद ये हमारा फोर्थ वाले के लिए बढ़ा देगा, यानी ज्यादा अच्छे से कौन बाइंड करेगा, फोर्थ वाला ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा 90th क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज सेंट्रल मॉलिक्यूल इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने, आई थिंक जरूर पढ़ा होगा, और हमारे क्यूट में तो, हमारे CUET में तो स्पेशली दिया हुआ ये क्यूट बच्चे हो, इसीलिए आप लोगों के लिए क्यूट नाम का एंट्रेंस हो रहा है। हमारे लिए क्यूट नहीं होता था, हमारा तो PhD में हुआ था एक CUCAT के नाम, CUCET के नाम से बस। और आप तो क्यूट बच्चे हो, तो क्यूट बच्चों के लिए क्यूट एग्जाम हो रहे हैं आजकल। हाँ जी, तो हमारा 19th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल मॉलिक्यूल इन कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ठीक है, क्या आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होते हैं, क्या कोई जानता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में, थोड़ी सी कहानी मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स जो होते हैं ये मेनली आपके कहाँ पर रिलीज होंगे, मतलब ये क्या करेंगे आपके, ये होते हैं कुछ प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि सीक्रेट होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, ये आपके सीक्रेट होते हैं ब्लड के अंदर। ये रेगुलेट करते हैं आपकी इनेट इम्यूनिटी को और एडेप्टिव इम्यूनिटी को। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स वो प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं और ये इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। मेन हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो हम लोग क्यों इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आएगा वो हमें एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। यही तो हमारा मेन रीजन है। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं और आप लोग को आंसर बता दूं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। ये तो आप लोग भी कर लोगे, यहाँ पर आपको आंसर की दे दो और आप आराम से कर लोगे। हम मेन इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, पहली बात ये आपके फैगोसाइटोसिस को एनहांस करता है, ठीक है। और जब ये फैगोसाइटोसिस को एनहांस करता है उसके बाद क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन, है ना। फैगोसाइटोसिस में होता क्या है, सेल को खा जाता है, उसके बाद खा जाता है, ये मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, खा जाता है मतलब देना। अच्छा, ये क्या करता है, एक काम और करता है, क्या इंक्रीज करता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्फ्लेमेशन को भी इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, ये कुछ एनाफाइलोटॉक्सिन्स को रिलीज करता है जो कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद इसका एक काम और होता है, वो क्या काम होता है, बैक्टीरियल लाइसिस, है ना। ये क्या करता है, बैक्टीरियल लाइसिस करता है बाय प्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्लेक्स नोन एज मैक, ठीक है। मैक को बनाएगा, मैक की फुल फॉर्म किसी को पता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, है ना, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना वो मेनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थर्ड वाले पार्ट से पूछा गया है। यही पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यानी कि ये हमसे मेनली, क्योंकि जो ये C1 C2 C3 जो भी है ये हमारे ये जो बैक्टीरियल लाइसिस है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें होते हैं। इसके मेनली आपके दो पाथवे होते हैं, ठीक है, इसके मेनली हमारे दो पाथवे होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है क्लासिकल पाथवे और सेकंड हमारा होता है, इसे ऑल्टरनेटिव पाथवे बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बैक्टीरियल लाइसिस वाला बताया है ना, ये इस मतलब दो टाइप से होता है। एक और होता है वैसे तो, जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टिन पाथवे। और लैक्टिन किसके साथ बाइंड करता है हमारा, मैनोज के साथ ना, या फिर इसे हम लोग बोल देंगे मैनोज बाइंडिंग पाथवे। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा सारे पाथवेज के बारे में देख लेंगे। अभी जो क्लासिकल पाथवे है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ये हमारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये हमारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। और कौन कौन सी एंटीबॉडी इसके अंदर रोल प्ले करती है, IgM और IgG। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और ये क्या क्या करेगा, ये आपके बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करेगा। बैक्टीरियल जो क्लासिकल पाथवे की कहानी बता रही हूँ ये मैं आपको, बैक्टीरियल सेल लाइसिस करेगा। और क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा। किसका डिग्रेडेशन करेगा, डिग्रेडेशन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स। पढ़ा है ना आप लोगों ने नेक्रोटिक सेल्स, डिग्रेडेशन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स। और क्या करेगा ये, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको अब इसका प्रोसीजर बता देती हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। हमसे पूछा क्या गया, सेंट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होता है बच्चे, C1Q R2S2 ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। जो ये R2S2 है ना, ये आपका मेनली एक प्रोटीएज है। ये क्या है आपका, प्रोटीएज है, सीरीन प्रोटीएज। और प्रोटीएज का काम आपको अच्छे से पता है कि ये क्या करेगा, प्रोटीन को कट करेगा। जो Q होता है, ये जो हमारा Q है, इसके पास 6 एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है। Q के पास 6 एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, हाँ जी। तो इसका जो प्रोसीजर है, जैसे कि ये आपका C1 Q R2 और S2, जो ये R2 और S2 है, ये किसको कट करेंगे, एक हमारे C2 को कट करेंगे और एक किसको कट करेंगे, हमारे C4 को कट करेंगे। C2 हमारा C2A और C2B में कट हो जाएगा। और जो C4 है हमारा, ये C4A और C4B में कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से C2A को उठा लिया जाएगा, यहाँ से C2A को उठा लिया जाएगा और यहाँ से C4B को उठा लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होगा, C2A और C4B ये दोनों मिलके, C2A और C4B ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, C3 कन्वर्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 कन्वर्टेज। उसके बाद जो ये C3 कन्वर्टेज है, इसका भी क्लीवेज होगा। इसका क्लीवेज कैसे होगा, जो C3 है ये हमारा C3A और C3B इसमें क्लीव होगा। फिर यहाँ से अब हमारा उठा लिया जाएगा C3B। C3 जो A था वो हमने सिर्फ C2 का ही लिया था। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या था, C2A, C4B और C3B ये पूरा मिलके क्या बनाएगा, C5 कन्वर्टेज। ये आपका क्या बनाएगा, C5 कन्वर्टेज। ओके फ्रेंड्स, अब C5 कन्वर्टेज बन चुका है। अब इसका भी क्लीवेज होगा, ये कोई किसी से मिलके थोड़ी आया हुआ है, C5 कन्वर्टेज होगा।
अब इसका भी होगा क्लीवेज। अब ये क्या बनाएगा, C5A, मतलब ये किस किस में होगा, और C5B। अब बनेगा आपका C6, इसके बाद C7, इसके बाद C8, इसके बाद C9, और फिर बहुत सारे C9 बन जाएंगे, फिर बहुत सारे C9 बन गए, पॉली C9। ठीक है, ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो अब ये क्या करेगा, मैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हमने पढ़ा था ना मैक कॉम्प्लेक्स, अब ये मैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मैक कॉम्प्लेक्स बनते ही साथ जो हमारा बैक्टीरिया था उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर 100 एंगस्ट्रॉम का एक स्पोर बन जाएगा, और अब आराम से सेल लाइसिस हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पता लग गया आपको सेल लाइसिस कैसे होता है। यानी प्लाज्मा अब जैसे ही ब्लड के अंदर एंटर, बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करेगा, और अब उसकी लाइसिस हो गई है ना। हमारे ब्लड के अंदर ही तो है ये, और अब इनकी एंट्री करवानी है हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कौन से वाला पाथवे मैंने आपको बताया, क्लासिकल पाथवे बताया मैंने आपको। ऑल्टरनेट पाथवे भी अभी पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी नहीं, मैं आपको पूरा ही बता रही हूँ ब्रीफ में, इससे ज्यादा है नहीं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। ठीक है, ये हमारा है ऑल्टरनेट पाथवे। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए आपका C3 डिग्रेड होता है। C3 फिर से किस में डिग्रेड होगा, C3A और C3B में डिग्रेड होगा। फिर एक फैक्टर D नाम का प्रोटीएज आता है। यहाँ पर कौन सा प्रोटीएज है, फैक्टर D नाम का एक प्रोटीएज है। ये क्या करेगा, फैक्टर B का क्लीवेज करवा देगा। फैक्टर B का क्लीवेज करवा देगा। फैक्टर B का क्लीवेज भी उसी फॉर्म में, A और B वाले में BA और BB फॉर्म में। अब क्या होगा, यहाँ से हमारा C3B आएगा और वहां से हमारा BB आएगा। C3B और BB ये दोनों मिलकर बना लेंगे C3 कन्वर्टेज। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, C3 कन्वर्टेज। यहाँ पर एक फैक्टर D आ चुका, एक फैक्टर B आ चुका, एक और फैक्टर आता है फैक्टर P। फैक्टर P जो है ये क्या करता है, हाफ साइकिल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देता है, हाफ लाइफ साइकिल को इंक्रीज कर देता है। अब जो C3 कन्वर्टेज है ये भी अब क्लीव होगा। ठीक है, अब ये फिर से क्लीव होगा C3A और C3B के अंदर। अब कौन सा आएगा, यहाँ से हमारा C3B आएगा। कौन कौन से बन चुके हैं, C3B, C3B, BB और 3B। ये पूरा मिलकर आपका बना लेगा C5 कन्वर्टेज को। ठीक है, ये बनाएगा यहाँ पर C5 कन्वर्टेज को। अब यहाँ पर फिर से सारा क्लासिकल पाथवे वाला सिस्टम चलेगा, C6, C7, C8, C9, और उसके बाद फिर से यहाँ पर आपका मैक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहाँ पर फिर से बैक्टीरियल लाइसिस होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था मैनोज बाइंडिंग वाला, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी वही सब C2, C4 प्रोटीन आपके एक्टिवेट होंगे। मतलब वो जो आपका कौन से वाला बोल रही हूँ मैं, जो आपका ये लैक्टिन वाला है ना, ये आपका क्लासिकल पाथवे के जैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल आपका क्लासिकल पाथवे का जैसा होता है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये आपका एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होता है, और जो हमारा बैक्टीरिया का सेल सरफेस होता है उसके ऊपर जो बहुत सारे मैनोज रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर लेता है। ठीक है, ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल मॉलिक्यूल इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा था जो दोनों में था और मेन रोल प्ले कर रहा था, जिससे हमारा काम स्टार्ट हो रहा था। कौन सा था वो, C3। वैसे तो C3B नहीं, ओनली C3 ज्यादा सही है, पर हमें ऑप्शन में C3B दिया हुआ है तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है,
उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। Which of the following statement is not true for pyrosequencing? Pyrosequencing के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है? It is based on detection of pulses of chemiluminescence. क्या आप लोगों को आती है पायरोसीक्वेंसिंग? पढ़ी है आप लोगों ने पायरोसीक्वेंसिंग? मैं बताती हूँ आपको थोड़ी सी कहानी पायरोसीक्वेंसिंग की। पायरोसीक्वेंसिंग में मेनली क्या होता है, हम लोग किसकी सीक्वेंसिंग करते हैं? हम लोग डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं पायरोसीक्वेंसिंग के अंदर। मेन हम कौन कौन सी सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं? सैंगर, मैक्सिम गिलबर्ट और आपका पायरोसीक्वेंसिंग। जैसे कि ये हमारा डीएनए है, ठीक है। डीएनए के अंदर कितने सारे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हैं, और हमारे ये जैसे मान लो कोई भी CAGTC कुछ भी हमारी ये सीक्वेंस है। क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा एप्लीकेशन वगैरह, तो यहाँ पर जैसे DNTP आए, यहाँ पर हमारा बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज, हीरो ऑफ द एप्लीकेशन। जब आपने पढ़ा हो इसको, आपको कुछ ध्यान हो, यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलते हैं, बीटा गामा वाले है ना, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके बाहर निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम और होता है, जिस एंजाइम का नाम है सल्फराइलेज। सल्फराइलेज इसका काम क्या है? यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेगा और यहाँ से एपीएस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एटीपी, ठीक है। ये यहाँ पर बनाएंगे एटीपी। इसके बाद हमारा एक और एंजाइम काम करता है, इस एंजाइम का नाम क्या होता है? ल्यूसीफेरेज, ठीक है। इसका नाम है ल्यूसीफेरेज। यहाँ से एटीपी और यहाँ से हमारा ल्यूसीफेरिन, वहाँ से एटीपी और यहाँ से हमारा ल्यूसीफेरिन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऑक्सील्यूसीफेरिन, ठीक है। ये हमारे बनाएंगे ऑक्सील्यूसीफेरिन प्लस कुछ लाइट एमिट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लाइट एमिट करेंगे। मैंने आपको मेन क्या बताया? डीएनए है, उसने डीएनटीपी के साथ मिलकर पॉलीमरेज की हेल्प से कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाए। उसके बाद एपीएस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सल्फराइलेज की हेल्प से एटीपी तक पहुंचे। उसके बाद एटीपी प्लस ऑक्सीजन प्लस ल्यूसीफेरिन विद द हेल्प ऑफ ल्यूसीफेरेज, ये क्या बनाएंगे? आपके एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस CO2 प्लस ऑक्सील्यूसीफेरेज प्लस लाइट। अब ये जो लाइट है ये हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। इसमें क्या होता है, हम लोग अपने जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह थे, हम लोग इन्हें लेबल कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ए को लेबल कर दिया ग्रीन कलर से, और मान लो मैंने जी को लेबल कर दिया येलो कलर से, मतलब ऐसे हम लोग लेबलिंग करते हैं। उसके बाद जब कलर दिखता है हमें उससे पता लग जाता है, हमारा जो सिस्टम है हमें वो एक ग्राफ शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी शो होती है, इंटेंसिटी, और यहाँ पर हम कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं ये यहाँ पर शो होता है। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर जो पीक आ गई, मेरा मान लो ग्रीन था ना ए, तो ग्रीन कलर की मान लो यहाँ पर एक पीक आ गई, मान लो ये ग्रीन कलर की पीक आ गई, ये मेरा ए था। उसके बाद मान लो यहाँ पर येलो कलर की पीक आ गई, ठीक है, येलो कलर की पीक आ गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मतलब मेरा डी है। ऐसे ही करते करते मैंने जिसको भी जिससे भी लेबल कर रखा होगा ऐसे उनकी पीक आती रहेगी। जहाँ पर कोई पीक नहीं आएगी इसका मतलब वहाँ पे नहीं समझ आ रहा है इसको कि कौन से वाला न्यूक्लियोटाइड है। ऐसा भी हो सकता है वो जो है वो न्यूक्लियोटाइड आपका डिग्रेड हो चुका हो, और डिग्रेड कौन करता है? डिग्रेड करने के लिए भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अपाइरेज, ठीक है। और किसी की पीक अगर बहुत बड़ी आई है, मान लीजिए दो मेरे पास ग्रीन कलर की पीक आ गई है, ग्रीन कलर मेरा ए के लिए था, तो इसका मतलब यहाँ पर 2A है। इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारी डीएनए की सीक्वेंस क्या है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम अपने ऑप्शंस पर आते हैं। इट इज बेस्ड ऑन
डिटेक्शन ऑफ पल्सेस ऑफ कैमिलोमिनेंस, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। रिक्वायर्स एडिशन ऑफ डाई डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड तो बताए भी है, डाई तो नहीं बताए, तो ये तो इसका आंसर नहीं होने, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन मेरा गलत है। रिक्वायर्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सल्फराइलेज, ये सही है, एंजाइम सल्फराइलेज का हमने काम पढ़ा था ना। उसके बाद नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, नहीं ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट ट्रू फॉर पायरोसीक्वेंसी, ये है इसका आंसर। DDNTP का यूज हम लोग मेन किसमें करते हैं, याद आप लोगों को कुछ सैंगर सीक्वेंसिंग में करते हैं, ठीक है। सैंगर सीक्वेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमने DDNTP डाल दिया वहां पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि मान लो सैंगर सीक्वेंसिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, GACT AGC TGGC, जब सैंगर सीक्वेंसिंग होगी और उसके अंदर मान लो हम लोग DDATP डाल देंगे, तो जहां जहां पर A है वहां वहां पर ही स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि GA, एक तो ये हो सकता है, एक GACTA हो सकता है, बस यहाँ पर DDATP से तो यही होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा है DDGTP डाल दिया, तो हो सकता है एक तो G पर ही रुक जाए, सेकंड सीक्वेंस हमारी GACTA G पर रुक जाए, थर्ड सीक्वेंस हमारी रुक जाए GACTA GCT G। ओके, इसके बाद हमने मान लीजिए एक ट्यूब के अंदर हमने DDCTP को डाला है, तो क्या होगा, रिवाइज हो रहा है ना आप लोगों का, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ा हुआ, GACTAGC। उसके बाद हमारा एक ही पूरी वाली ही सीक्वेंस से स्टॉप हो जाएगा, TAGCTGGC। उसके बाद हमारा एक और आता है, मान लो मैंने एक डाल दिया है यहाँ पर DDTTP। मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो जैसे मैंने यहाँ पर DDTTP डाला है, T डाला है, तो T कहाँ कहाँ पर है, पहले मेरे को ये ढूंढना है। एक T मेरा ये रहा, एक T मेरा ये रहा, यानी मेरी कहाँ कहाँ पर रुक सकता है, एक मेरा यहाँ पर रुक सकता है, मतलब यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड, हाँ, तो कहाँ कहाँ पर रुक सकता है, एक तो इधर और एक इधर। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको अलग किया है, जैसे कि GACT और एक क्या कर दिया GACTAGCT, बस इतना ही किया मैंने और कुछ नहीं किया। उसके बाद बैंड वगैरह देखते हैं उससे हमें पता लग जाता है। यानी हम लोग, आप बस इतना याद रख लो कि जो DDNTPs होते हैं इनका यूज हम लोग सैंगर सीक्वेंसिंग में करते हैं, और सैंगर सीक्वेंसिंग यही होती है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सीक्वेंसिंग, इसका आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद है 21st क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट कॉमन बिटवीन एन एक्सप्रेशन वेक्टर एंड एन क्लोनिंग वेक्टर। ओके जी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक्सप्रेशन वेक्टर में भी हो सकता है आपका, और क्लोनिंग वेक्टर के अंदर भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन साइट, हाँ जी ये भी आपकी दोनों में हो सकती है, एक्सप्रेशन वेक्टर में भी और क्लोनिंग वेक्टर में भी। मार्कर जीन, ये भी दोनों में हो सकता है। प्रमोटर, प्रमोटर के बारे में आपका क्या कहना है, प्रमोटर का काम एक्सप्रेशन वेक्टर में तो है, समझ में आ रही है बात, क्लोनिंग वेक्टर में प्रमोटर का क्या काम, तो प्रमोटर तो नहीं होता। और यही पूछा, व्हाट इज नॉट कॉमन बिटवीन एन एक्सप्रेशन वेक्टर एंड क्लोनिंग वेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा हो गया प्रमोटर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत दोनों में है, रिस्ट्रिक्शन साइट की जरूरत दोनों में है, कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्ट, मतलब कहीं ना कहीं से तो कट करना पड़ेगा ना, ताकि हम दूसरे जीन को इंसर्ट कर सके, तो इसकी जरूरत तो दोनों में है। मार्कर जीन की जरूरत भी दोनों के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कॉलम 1 में लार्वल स्टेज है, कॉलम 2 में कुछ हमें ग्रुप्स के नाम बता रखे हैं, और आपको इसको मैच करने के लिए बोला गया है। ओके जी बच्चे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो आपने इन सारे जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में आपने पढ़ रखा हो, या फिर आपने रट रखा हो। अगर आपके पास इसकी लिस्ट है, मतलब अगर आपने कोई लिस्ट वगैरह बना रखी है,
तो ठीक है। और अगर आपने नहीं बना रखे और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक लेक्चर डालूं यूट्यूब पर, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। हम इसके ऊपर एक मतलब मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगी, उस लिस्ट को एग्जाम में पढ़ के चले जाना, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अब आप एक एक के बारे में तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे तो आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा होगा, पर फिर भी हर किसी के बारे में तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। प्लेन्यूला जो हमारा होता है, ये सीलेंट्रेटा का लार्वा होता है। सीलेंट्रेटा का कौन सा ऑप्शन है? आर, ठीक है। उसके बाद टोर्नेरिया। देखो अब जैसे टोर्नेरिया है, मेरे को ये पता है कि ये जो है ना, ये बेलेनोग्लोसस का लार्वा होता है। अब जिस बच्चे ने बेलेनोग्लोसस पढ़ रखा है उसको तो पता है इसका आंसर ये है, मतलब बेलेनोग्लोसस का जो लार्वा होता है उसे हम लोग टोर्नेरिया बोलते हैं। बट अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा उसको कैसे पता लगेगा? तो इसलिए या तो हमने रट रखा हो इनको, या फिर हमने एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ रखा हो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास दो ही तरीके हैं, ठीक है। तो बेलेनोग्लोसस हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है? हेमिकोडेटा में। हेमिकोडेटा कौन सा है? एस। उसके बाद बोल रहा है ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर किसका लार्वा होता है? याद है आप लोगों को कुछ? नेरिस का, है ना। नेरिस को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैंडवॉर्म। नेरिस का होता है ना ये सैंडवॉर्म का। सैंडवॉर्म कौन सी कैटेगरी में आता है? एनेलिडा में। तो ये किसका हो गया? सी का। बाइपिनेरिया, ये किसका बच्चा है भाई? एस्टीरिया का। किसका है ये? एस्टीरिया का। एस्टीरिया को हम लोग और क्या बोल देते हैं? स्टारफिश, है ना। एस्टीरिया को हम लोग स्टारफिश भी बोल देते हैं। स्टारफिश कौन सी कैटेगरी में आता है आपका? एकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा हमारा कौन से वाला ऑप्शन है? सी। ग्लोचिडियम, ये किसका होता है? यूनियो का, ठीक है। ये किसका होता है? यूनियो का। यूनियो को एक चीज और बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? वाटर मुसेल, है ना। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का का। मोलस्का मेरा है क्यू ऑप्शन। यानी ए का आर, ये तो मेरा फर्स्ट ही हो गया। ए का आर सिर्फ इसी में और किसी में है ही नहीं। ए का आर, डी का एस, सी का पी, डी का टी और ई का क्यू। हाँ जी, इसका आंसर है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। ये तो मुझे लगता है ना कि जहां पर भी एमएससी जूलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका तो फेवरेट क्वेश्चन बन गया ये, क्योंकि ये मैंने बहुत एंट्रेंस में देखा है, बार बार पूछ लेता है। इसका आंसर क्या है? ट्राइपनोसोमा। मतलब ट्राइपनोसोमा से रिलेटेड पूछ लेता है, आप पढ़ के चले जाना एक बार इसको। इसकी भी मैं चलो आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगी, ट्राइपनोसोमा की कौन कौन सी स्पीशीज से कौन कौन सा डिजीज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, हमें इसका आंसर तो पता लग गया, ट्राइपनोसोमा से क्या होगा? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होगी या फिर हमारा गैम्बियन फीवर होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका इस सीरीज का नाम ही ब्रेन चार्जिंग सीरीज है, चलो आपके ब्रेन को अच्छे से चार्ज करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा डिजीज होता है? याद है किसी को? याद है? डिसेंट्री। कौन सा होता है? डिसेंट्री। लेशमैनिया से फेमस डिजीज कौन सा होता है? ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वेरी गुड। कौन सा होता है? काला आजार। और इसे हम लोग एक नाम और देते हैं, कौन सा नाम देते हैं इसे हम लोग? लेश, ऐसा अरे इसी से मिलता जुलता होता है, लेशमैनियासिस, है ना, ठीक है। ट्राइकोमा, ट्राइकोमा से क्या होता है? वेजाइनलिस, है ना। ट्राइकोमा से एक डिजीज होता है वेजाइनलिस। यानी इन चारों ऑप्शन में से तो कुछ भी पूछ ले, हम नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। The only vertebrate in which blood flows directly from respiratory organ to body tissues without first returning to the heart. क्या होगा इसका आंसर? मुझे ये बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनका मेन रोल क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन रोल क्या होता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड को तो ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाना, ठीक है। जो गिल्स होते हैं, ये मैं आपको कहानी बताती हूँ फिशिंग की। देखो इसका आंसर हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं एलिमिनेशन से भी, क्योंकि फिशिंग जो है ना, इनका 2 चैम्बर हार्ट है, तो ये काम इनके अंदर ही हो पाएगा और किसी के अंदर तो वैसे मुश्किल ही है।
क्योंकि ये क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हार्ट के अंदर जाए बिना सीधा ब्लड को पहुंचा रहा है, मतलब सीधा ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा फिशिंग। क्या होता है, जो गिल्स है ये क्या करते हैं बच्चे, गिल्स जो है वाटर ले लेंगे अंदर। ठीक है, वाटर लिया इन्होंने अंदर, उसके बाद ये लोग फिल्टर कर देते हैं ऑक्सीजन को। तो जो ऑक्सीजन है वो बड़ी आराम से टाइनी ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच जाएगी। यानी गिल्स क्या थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इन्होंने वाटर को लिया ना और बड़ी आराम से फिर ऑक्सीजन को फिल्टर करके पहुंचा दिया सारी जगह पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज। क्या है आंसर, क्या मार्क किया आप लोगों ने, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का मैंने अभी आपको एक डिजीज नहीं बताया ना। हाँ जी, क्या होता है, जो हमारा ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ये मेनली इसकी दो फॉर्म होती है। फर्स्ट है हमारी मैग्ना और सेकंड है हमारी माइन्यूटा। ठीक है, माइन्यूटा। जो मैग्मा है इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, ट्रोफोसाइट। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, ट्रोफोसाइट। और माइन्यूटा को हम एक नाम और देते हैं, प्री सिस्टिक फॉर्म। ये आपका सिस्टिक फॉर्म में होता है ना, तो अभी तो सिस्ट बना भी नहीं है, ये है प्री सिस्टिक फॉर्म। जो प्री सिस्टिक फॉर्म होती है ना बच्चे, ये आपकी नॉन पैथोजेनिक होती है। नॉन पैथोजेनिक है तो यानी ये तो इन्फेक्शियस नहीं है। ठीक है, और जो ट्रोफोसाइट है ये आपका मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में मजे से रहता है। बाइनरी फिजन से ये आपका डिवाइड होता रहता है और अपना काम करता रहता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन्फेक्टिव स्टेज बताओ। स्पोरोसाइट तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, स्पोरोसाइट तो कहना ही क्या चाहता है हमें नहीं पता जी। मैच्योर सिस्ट, ये माइन्यूट फॉर्म नहीं है, ये माइन्यूटा फॉर्म होगा इधर। और ट्रॉफी फॉर्म, ट्रॉफी फॉर्म तो नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखो वो उसकी बाद वाली स्टेज है। आराम से जब वो जाकर बैठ रहा है ना, उसके बाद मतलब जैसे बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका है, उसके बाद धीरे धीरे उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो ये तो इन्फेक्शियस स्टेज नहीं है, क्योंकि इससे पहले इन्फेक्शन हो चुका है। माइन्यूटा फॉर्म मैंने आपको बताई, ये आपकी प्री सिस्टिक फॉर्म है जो कि नॉन पैथोजेनिक है, इसका भी मतलब कोई रोल नहीं है। इसका आंसर है मैच्योर सिस्ट। ठीक है, ये जो है यही बॉडी के अंदर जाता है, मतलब मेनली वैसे तो फूड वगैरह के थ्रू चला गया, मतलब ओरली बॉडी के अंदर चला जाता है। इसको हम लोग, जो इसका मैच्योर सिस्ट होता है, ये आपका मतलब ये एंटामीबा हिस्टोलिटा का ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होता है। ठीक है, ये इसका क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होता है। ओके जी, मैच्योर सिस्ट हमारा मतलब एंटामीबा हिस्टोलिटा का क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फिजियोलॉजिकल रीजन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सिस्टेंस। ओके, क्या कहना चाह रहा है ये, मोस्ट एप्रोप्रिएट फिजियोलॉजिकल रीजन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, टू असिस्ट इन मोलिकुलर डायग्नोसिस बाय टेक्निक्स लाइक RFLP। ये मेनली ना आपको जहाँ पे अप्रोप्रिएट लिख दिया है, इसका मतलब इसके आंसर तो सारे ही हैं, बट आपको वो छांटना है जो इसका सबसे बढ़िया वाला आंसर है। ठीक है, RFLP का नाम सुना है किसी ने, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या ये टेक्निक का नाम सुना है? मार्कर्स पढ़े हैं, को डोमिनेंट, डोमिनेंट मार्कर। चलो मैं आपको RFLP में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या मेन काम होता है, मतलब क्या काम करते हैं ये बताती हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वैसे तो हमारे कुछ ना कुछ कट ही कर रहे हैं, है ना। देखो क्या होता है, एक सेकेंड बच्चे। हाँ जी, क्या होता है, जैसे मान लो ये किसी का DNA है, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का है, इसके अंदर बीच में कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि एक इधर है, एक ये इधर। ये कौन से हैं? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, एक मान लो इधर है, एक यहाँ पर, इसमें थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा एक VNTR। तो मान लो इसके अंदर तो दो है, दो टाइम रिपीट है, मतलब दो बार रिपीट है VNTR। यहाँ पर 1 2 3 4 5
यहाँ पर 6 टाइम रिपीट है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम हमें पता है, कट कर देंगे। इन्होंने क्या किया, सारे VNTR को यहाँ से बाहर निकाल दिया, कट कर दिया इनको, ठीक है जी, कर दिया कट। इसके बाद हम लोग इसके बैंड देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैंड, जैसे कि मान लो ये इसका यहाँ पर एक है ये P1 पेरेंट, ये रहे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, बैंड देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आप, एक सेकेंड, हाँ जी, ये मान लीजिए यहाँ पर हमें बैंड देखने हैं। इधर है आपका पेरेंट 1 के बैंड, यहाँ पर पेरेंट 2 के बैंड, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग 1 और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग 2। जो पेरेंट 1 है उनका बैंड मान लो यहाँ पर है, पेरेंट 2 का इधर है, यहाँ पर ये 2 बच्चे हैं, इसका मान लो दोनों जगह बैंड आया और इस बच्चे का एक भी जगह पे नहीं आया, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग 1 है यही इनका बेबी है। ऐसे ही पता करते हैं ना हम लोग। जैसे मान लो कहीं पे कुछ मर्डर हो गया तो भी हम ऐसे ही पता करेंगे कि जो भी हमें सैंपल मिले उसमें हम लोग चेक करेंगे कि हाँ कहाँ पे मिलता है। हम लोग मेनली रिपीट्स को ही तो चेक करते हैं। बट इसकी एक प्रॉब्लम होती है RFLP की। क्या प्रॉब्लम होती है, इसकी क्या लिमिटेशन है कि जो डेटा होता है ना इसमें वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, हमें सैंपल बहुत ज्यादा चाहिए। और कई कई जगह पे क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पे मर्डर वगैरह हो गया तो ऐसा तो है नहीं जो बहुत ज्यादा अपने कुछ निशान छोड़ के जाएगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग इसको अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। तो यानी ऐसा तो है नहीं कि RFLP ही इकलौता ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग जो भी इनका काम है वही करवाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। और RFLP हमारा कोडोमिनेंट मार्कर होता है, पता है ना आप लोगों को। RFLP, VNTR ये सब हमारे कोडोमिनेंट के पार्ट है, ठीक है, कोडोमिनेंट मार्कर के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन है टू मैनिपुलेट जीन्स ऑन DNA मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में अभी सोचेंगे। थर्ड ऑप्शन है फॉर जीन क्लोनिंग एंड कंस्ट्रक्ट रेस्ट्रिक्शन मैप, ठीक है, जीन क्लोनिंग करनी है यानी जीन के क्लोन बनाने हैं, और कंस्ट्रक्ट रेस्ट्रिक्शन मैप। रेस्ट्रिक्शन मैप क्या होते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल मैप का क्या काम होता है बच्चे, हमारा नॉर्मल मैप का क्या काम होता है, जैसे मान लो रिवर का मैप है तो जगह जगह पे बताएगा कि कहाँ कहाँ पर रिवर है। कोई स्टेट का मैप है तो बताएगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट है। तो रिस्ट्रिक्शन मैप का मतलब भी यही है कि ये वो मैप है जो कि आपको जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है एक सीक्वेंस ऑफ DNA के अंदर, जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है उन सब के बारे में जो उनका मैप बताएगा उसे हम लोग बोल देंगे रिस्ट्रिक्शन मैप। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। देखो जो RFLP वाला काम है ये तो कोई और भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन मैप को कंस्ट्रक्ट करना और जीन क्लोनिंग वाला ये तो कोई बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, ये काम कोई और नहीं कर सकता क्या, कोई और भी तो कर सकता है। तो इसका आंसर जो ये वाला ऑप्शन है सेकेंड वाला जो है टू मैनिपुलेट जीन्स ऑन DNA मॉलिक्यूल, ये सही है। क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है DNA मॉलिक्यूल के अंदर जीन्स को मैनिपुलेट करने का, हमें रेस्ट्रिक्टिव न्यूक्लियस का यूज करना ही पड़ेगा। वही कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे जीन के अंदर, कहाँ से क्या कट लगाना है या क्या क्या करना है, ये काम कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए ये मेन रीजन जरूर है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद बोल रहा है रामाचंद्रन प्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड, रामाचंद्रन प्लॉट का क्या काम होता है, याद आप लोगों को कुछ, रामाचंद्रन प्लॉट जो हमारा होता है ये मेन हमारे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के उनके डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है। यहाँ पर इस साइड को होता है क्या, साई, और यहाँ पर हमारा होता है फाई। उसके बाद ये यहाँ पर बताएगा कि कौन कौन सा रीजन अलाउड है और यहाँ पर कौन कौन सा रीजन डिसअलाउड है। कुछ कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा है ना, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड पाई प्लॉट, बिल्कुल सही बात। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेरिकल फेवरेबल कंफर्मेशन, हाँ जी ये बताता है अच्छे से, क्योंकि जैसे ये मान लो मेरा एक अमाइनो एसिड है, इसके पास कोई ना कोई आर चेन जरूर है, तो जब ये आर चेन रोटेशन करेगी तो कहीं पे ये जाके टकराए ना, मतलब आराम से घूमती रहे, है ना, तो उसको हम लोग फेवरेबल कंडीशन बोल देते हैं। तो स्टेरिकल फेवरेबल कंडीशन के बारे में भी रामाचंद्रन प्लॉट हमें बताता है, ठीक है। यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल प्रोटीन स्ट्रक्चर, अभी हमने यही तो बोला
सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, यानी इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इससे हमारे सारे ही ऑप्शन ठीक हो गए। 28 क्वेश्चन है, द ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट सीक्रेट्स BMP इनहिबिटर्स एंड डोर्सलाइज द सराउंडिंग टिश्यू इज नोन एज। क्या आंसर होगा इसका? एम्फीबियन एम्ब्रियो का पहले तो हम लोग बनाएंगे एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर। ये मैंने इतना बड़ा बना दिया एम्फीबियन एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया है इसका सेंट्रल रीजन और यहाँ पर मैंने बनाया है डोर्सल रीजन, ठीक है। और ये ऊपर मेरा क्या है? एनिमल पॉल। इधर यहाँ पर मैंने बना दिया एनिमल पॉल, इधर यहाँ पर नीचे की साइड मैंने बना दिया आपका वेजिटेबल पॉल, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में इधर, हाँ, यहाँ पर होते हैं ल्यूपुप सेंटर, ठीक है, इधर होता है ल्यूपुप सेंटर। इसे पता है हम लोग डोर्सल मोस्ट वेजाइटल सेल ऑफ द ब्लास्टुला भी बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लास्टुला ही है, यहाँ पर है ल्यूपुप सेंटर। क्यों बोलते हैं? डोर्सल साइड में है और बिल्कुल नीचे की साइड है, वेजिटल पोल की साइड में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ द ब्लास्टुला। और इसका जो फेट होता है ये होता है एंडोडर्म। ये यहाँ पर क्या बना होता है? एंडोडर्म। इसे अगर मान लो बीटा कैटेनिन मिल गया, इसको क्या मिल गया? बीटा कैटेनिन मिल गया, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर क्या बना देगा? फ्यूचर ऑर्गेनाइजर, आगे बनने वाला जो भी हमारा ऑर्गेनाइजर है ये मेनली इसको बना देगा, ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजर को बना देगा। फ्यूचर क्या? अब सीधा ऑर्गेनाइजर ही याद रखो, ठीक है। और इसका क्या फेट होता है? ये हमारा होता है मेसोडर्म, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है मेसोडर्म। जो बीटा कैटेनिन है ये मेजर कैंडिडेट होता है, डोर्सल साइड में सिग्नल देता है। ये वाली साइड हमारी डोर्सल है ना, कि यहाँ पे डोर्सल बनाना है, उसके बाद यहाँ पे कहीं आसपास ब्रेक रीसेट होता है, ठीक है, ठीक है। अब डोर्सल साइड में ऐसा क्या है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर ये मान लो आपका डोर्सल वाला हो गया और उस साइड आपका वेंट्रल वाला हो गया। डोर्सल में ऐसा क्या है जो बीटा कैटेनिन एक्सप्रेस कर पा रहा है? तो क्या होता है, जो हमारे कुछ यार दोस्त हैं हमारे लिए, एक है GSK3, एक है बीटा कैटेनिन, एक है WNT11। क्या काम है इन सबके? देखो जो GSK3 है और बीटा कैटेनिन है वो सारी जगह पे प्रेजेंट होता है, लेकिन दो लोग होते हैं जो कि हमारे बीटा कैटेनिन के बहुत प्यारे वाले मित्र होते हैं। ये क्या करते हैं? बीटा कैटेनिन को बोलते हैं कि हम तेरे को स्टेबल करेंगे। ये कौन कौन से हैं? WNT11 और डिशहेवल्ड। ये क्या करते हैं? बीटा कैटेनिन को स्टेबल करते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है GSK3। यहाँ पर GSK3 मोस्ट कर रहा होता है। होता तो GSK3 चाहता तो डोर्सल साइड में भी जाना, पर बेचारा जा नहीं पाता, क्योंकि WNT और डिशहेवल्ड जो है इनकी कट्टर दुश्मनी होती है GSK3 के साथ। ये GSK3 को आने नहीं देते इधर, ठीक है। आगे समझ में? ये WNT सिग्नलिंग का पार्ट है आपका। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेन बताऊं, जैसे कि मान लो ये आपका है इधर WNT11। ये क्या करता है? ये स्टेबलाइज करता है डिशहेवल्ड को। किसको स्टेबलाइज करेगा? डिशहेवल्ड को। जो ये डिशहेवल्ड है ये इनहिबिट करता है GSK3 को। GSK3 को ये इनहिबिट करता है, और जो GSK3 है, अगर GSK3 को इनहिबिट कर दिया तो हमारा बीटा कैटेनिन आराम से काम करता रहेगा। बट GSK3 है, इसका काम भी क्या है? बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करना। अगर मेरा बीटा कैटेनिन एक्टिव हो गया, बीटा कैटेनिन अगर मेरा एक्टिव हो गया, तो वो वाली साइड कौन सी बनेगी? वो मेरी बनेगी डोर्सल साइड। ओके फ्रेंड्स। और GSK3 बीटा जो होता है इसे एक बंदा और इनहिबिट करता है, उसका नाम क्या होता है? GBP, GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन। और WNT11 जो है इसको भी स्टेबलाइज करेगा। यानी WNT11 कौन सा काम करता है? दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये डिशहेवल्ड भी GSK3 को रोक रहा है, GBP भी इसको रोक रहा है, इन दोनों को इसने दोस्ती बना ली, दोनों को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो डोर्सल साइड के अंदर बड़ी आराम से बीटा कैटेनिन वगैरह आ गए हमारे।
तो बोल रहा है ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट सीक्रेट बीएमपी के इनहिबिटर्स भी सीक्रेट कर रहा है और आसपास वाले हिस्सों को डोर्सलाइज भी कर रहा है। डेवलपमेंट बायोलॉजी की एक खास बात होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी बना रहा होगा तो उसके लिए इनहिबिटर भी बनाना स्टार्ट कर देगा कि कोई और वहां पर ना कर सके। तो ऑप्शन में क्या है, न्यूक्लिक सेंटर। क्या न्यूक्लिक सेंटर मेनली सराउंडिंग टिश्यूज को डोर्सलाइज कर रहा था? नहीं, न्यूक्लिक सेंटर तो नहीं कर रहा था, है ना, ये तो नहीं करा था। हमारा आगे जाके जो हमारा फ्यूचर ऑर्गेनाइजर था, सेमेन ऑर्गेनाइजर, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सेमेन ऑर्गेनाइजर। ओके, और फिर क्या बोल रहा है ये, ब्रैक्ट क्लेफ्ट, ये तो नहीं है, हेल्थ नोड भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये ब्रैक्ट क्लेफ्ट होता क्या है, इसके पास एक्टिविटी होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की और सेल एडेशन मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, जो कि मेनली आपके कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी नेटवर्क में काम करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी नेटवर्क यानी एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन विच एक्ट इन कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी नेटवर्क। उसके बाद हेल्थ नोड, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, याद है कुछ चिक के एम्ब्रियो में ना, अब तो आ गया होगा याद, चिक एम्ब्रियो में काम करते हैं। राइटिंग पैड पे मेरी राइटिंग अभी आजकल ऐसी आ रही है, धीरे धीरे हो जाएगी ये भी चीज। हाँ जी, क्या बोल रहा है, सेरिब्रल डैमेज वुड प्राइमरी लेड टू, सेरिब्रल डैमेज प्राइमरीली क्या लेड करेगा? ठीक है, सेरिबेलर बोल रहा है, सॉरी सेरिबेलर, बेलर यानी कि कहाँ पर डैमेज हो रहा है, सेरिबेलम में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सेरिबेलर डैमेज होता क्या है। ठीक है, सेरिबेलर डैमेज यानी कहाँ पर डैमेज हुआ, सेरिबेलम के अंदर डैमेज हुआ। सेरिबेलर डैमेज जो होता है ना बच्चे, सेरिबेलर डैमेज जो होता है ये आपका मेनली एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी के टाइम पर होता है। एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिक में क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, सॉरी एनॉक्सिक में ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइपोक्सिक में ऑक्सीजन कम है और ये हाइपरऑक्सिक में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी होता है। जब सेरिब्रल डैमेज हो जाता है इस टाइम पे मेनली क्या क्या होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर मूवमेंट। ठीक है, मोटर मूवमेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था उसके बीच में लॉस होता है। सेकंड क्या काम होता है इधर, इनएबिलिटी, किस चीज में इनएबिलिटी, कि कहाँ पर चलना है और कहाँ पर रुकना है। ठीक है, इनएबिलिटी टू जज डिस्टेंस एंड व्हेन टू स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये सब होता है सेरिब्रल डैमेज के अंदर। मैंने आपको कुछ थोड़े से सिम्टम्स वगैरह बता दिए हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये आ जाते क्वेश्चन पे। सेरिब्रल डैमेज वुड प्राइमरली लेड टू डिफिकल्टी इन स्पेलिंग, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग, स्पेलिंग वाला सेंटर कहाँ पे होता है, याद है किसी को कुछ, हाँ, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, कुछ याद आ रहा है, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहाँ पर होता है, किसका पार्ट होता है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का कुछ याद आ रहा है, इंसुलर कॉर्टेक्स, सेपरेट फ्रंटल एंड टेम्पोरल, सेपरेट फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब, प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स, कुछ याद आ रहा है, ये भी आपके मेनली कहाँ पर होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद मेमोरी लॉस, मेमोरी वाला पोर्शन हमारा कहाँ पर होता है, मेन हिप्पोकैम्पस के अंदर। हिप्पोकैम्पस देखा है किसी ने, मैंने देखा है, माइस का और रैट का। ठीक है, हिप्पोकैम्पस के अंदर होता है। हिप्पोकैम्पस मेनली कहाँ पर होता है, जो टेम्पोरल लोब होती है उसके अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, इम्बेडेड इनटू टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब किसकी होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, किसकी होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। ओके,
फिर क्या बोल रहा है, पोस्चरल डिस्टर्बेंस, यही होता है इसका आंसर। मैंने आपको बताया भी है कि कोऑर्डिनेशन शो करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर मूवमेंट, है ना। तो इसका आंसर क्या है, पोस्चरल डिस्टर्बेंस। 30th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबा सेशन हो गया वैसे। द लिम्बड ऑफ अ टेट्रापोड इज स्पेसिफाइड बाय, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो लिम्बड होता है ना बच्चे, ये मेनली 3 लोग मिलके स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। लिम्बड को मेनली 3 लोग मिलके स्पेसिफाई करेंगे। ये 3 लोग हैं कौन कौन, सबसे पहला हमारा है रेटिनोइक एसिड, जिसका डेरिवेटिव होता है कौन से विटामिन का, वेरी गुड, ए का। उसके बाद है हमारे ऑक्सीन, और एक और होता है, वे कौन होते हैं, TBX, है ना। एक हमारे होते हैं TBX। जो ऑक्सीजन होते हैं इनका काम तो पैटर्निंग में होता है, ठीक है जी। और जो रेटिनोइक एसिड होता है ये मेनली आपका फोर लिम्ब में काम करता है। ये कहाँ पर काम करता है, मेनली आपका फोर लिम्ब में काम करता है। फोर लिम्ब में ये FGF10 को एक्टिवेट करेगा, और FGF10 जो है WNT2B जो है वो FGF10 को स्टेबलाइज करता है, फिर FGF10 आगे जाके FGF8 को करता है। ये सब आप मेन इसका जो, जब हम इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। जो TBX जीन है इसका काम मेनली क्या होता है, यहाँ पर मेन हमारे 2 टाइप के होते हैं, TBX5 और TBX4। TBX5 जो होता है ये आपका फोर लिम्ब के अंदर रोल प्ले करता है, और TBX4 जो होता है ये आपका हिड लिम्ब के अंदर करता है। यानी कि TBX4 जो है ये पोस्टीरियर वाला बनाएगा, और TBX5 जो है ये आपका एंटीरियर वाला बनाएगा, ठीक है। यानी कि किसने किया स्पेसिफाई, RA, ऑक्सीन और TBX, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लिम्बड ऑफ द टेट्रापोड इज स्पेसिफाइड बाय ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन तो करता है, पर ये ओनली लिखा हुआ है, रेटिनोइक एसिड ओनली, ये भी सही है। फिर बोल रहा है बोथ ऑक्सीजन एंड रेटिनोइक एसिड, हाँ ये दोनों मिलकर काम करते हैं। FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये आगे जाके बनेगा, काम होगा इसका भी, बट स्पेसिफाई ये नहीं करता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और हम लोगों से जुड़े रहिएगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके।